आज से हम छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास चालू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के प्राचीन नाम क्या रहे हैं, तो और उसके कुछ इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम जो है सिलसिलेवार जो है एक एक करके सभी वंशों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ के प्राचीन नाम क्या क्या रहे हैं और उसके विषय में, क्योंकि छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। सभी इतिहासकारों ने अपना जो है अनुमान लगाया है कि इस समय ये कहा जाता होगा, तो इसलिए जो है कोई प्रामाणिक हमारे पास स्रोत नहीं है छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के बारे में। जो मुख्य रूप से कि छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या रहा होगा, क्या है, कुछ हमको रामायण में उल्लेख मिलता है, कुछ महाभारत में मिलता है, कुछ पुराणों में मिलता है। तो वो उससे अनुमान लगा रहे हैं कि वो उस समय ये क्षेत्र छत्तीसगढ़ का रहा होगा, लेकिन था या नहीं वो हमारे लिए अभी तक इतिहासकारों को पता नहीं चल पाया, क्योंकि हमारे पास कोई प्रामाणिक स्रोत इसका नहीं है। तो चलिए चालू करते हैं। जैसे कि सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन नाम रहा है वो कौशल रहा है। ठीक है, तो कौशल का सर्वप्रथम उल्लेख अगर हम देखें तो साहित्य ग्रंथों में सबसे पहले कौशल शब्द का उल्लेख जो हुआ है वो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी नामक बुक थी उसमें हुआ है। ठीक है, जो कि 700 ईस्वी पूर्व पहले की है, यानी 700 ईस्वी पूर्व की है वो। तो कौशल का सर्वप्रथम उल्लेख साहित्य ग्रंथों में पाणिनि की अष्टाध्यायी में हुआ है, जो कि 700 ईस्वी पूर्व लिखी गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले उल्लेख कौशल का इसमें मिलता है। इसके बाद अगर हम पुराणों के अनुसार बात करें तो पुराणों के अनुसार जो है वैश्वत मनु की एक पुत्री थी जिनका नाम था ईला, और ईला के एक पौत्र थे यानी पोते थे जिनका नाम था सुद्युमन्नु। ठीक है, सुद्युमन्नु जो थे उनके बेटे का नाम था विनीतास्व। तो ऐसा माना जाता है कि विनीतास्व जो है उन्होंने अपने नाम पर एक शहर, एक नगर बसाया था जिसका नाम था विनीतपुर, जो आगे चलकर सोमवंशी शासकों की राजधानी बनती, उड़ीसा के सोमवंशी शासकों की। तो जो विनीतास्व थे उन्होंने ही विनीतपुर नामक जगह बसाई थी, तो ये आपको याद रखना है। और विनीतास्व जो थे वही जो विनीतपुर जो जगह थी उसके अंतर्गत ही हमारा जो छत्तीसगढ़ का पार्ट था वो भी आ रहा था। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है विनीतास्व ने विनीतपुर नामक जगह बसाई थी और उसी के अंतर्गत हमारा जो छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग है वो आ रहा था। और विनीतास्व की जो राजधानी थी उसका नाम था नागपट्टन। ठीक है, नागपट्टन जो थी वो विनीतास्व की राजधानी थी। विनीतास्व के बाद जो है उस क्षेत्र के शासक बनते हैं कौशल, जिसके कारण इस क्षेत्र को कौशल नाम से जाने जाना लगा। ठीक है, यानी पहले विनीतास्व ने विनीतपुर नगर बसाया तो विनीतपुर के अंतर्गत ये सब माना जाता, और विनीतपुर का जो विनीतास्व के बेटे होते हैं कौशल, तो कौशल के नाम पर इस क्षेत्र को कौशल के नाम से जाने जाने लगा। ठीक है, तो यहां पर जो है आपको इंपॉर्टेंट है कि कौशल जो थे उनकी भी राजधानी जो थी वो नागपट्टन के क्षेत्र में ही थी। क्लियर है। अब क्या होता है कि इस समय कौशल नाम का एक और क्षेत्र उत्तर में था जिसको हम उत्तर कौशल के नाम से जानते थे, यानी कौशल का एक और क्षेत्र उत्तर तरफ था जिसमें उत्तर कौशल के नाम से जाना जाता था, और जो नीचे का जो क्षेत्र था, जो छत्तीसगढ़ वाला भाग, उसको केवल कौशल के नाम से जाना जाता था। तो इतिहासकारों को ऐसा प्रतीत हुआ कि अगर हम इस क्षेत्र को केवल कौशल नाम से जाने और उसको उत्तर कौशल से, तो कहीं इतिहास में आगे चलकर कोई कंफ्यूजन ना हो, इसी के लिए क्या किए, जो उत्तर वाला कौशल था उसको उत्तर कौशल के नाम से जाना गया, और जो दक्षिण में जो नीचे का कौशल स्थल था उसको दक्षिण कौशल के नाम से जाने लगा। तो जो कौशल है अब कहलाने लगा दक्षिण कौशल, यानी ये इतिहासकार ने कौशल का नाम बदलकर दक्षिण कौशल किया है। दक्षिण कौशल शब्द का प्रयोग कहीं पर भी हमको नहीं मिलता है। ठीक है, आगे चलकर कलचुरी काल में दक्षिण कौशल शब्द का प्रयोग मिलता है, वह आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो कौशल जो है अब यहाँ पर उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल के नाम से जाने लगा। जो उत्तर के क्षेत्र में कौशल था वो उत्तर कौशल, और जो नीचे का क्षेत्र जो सिर्फ कौशल के नाम से जाना जाता था उसको दक्षिण कौशल बोला गया। ठीक है, अब यहीं पर जो कौशल के नाम पर ही कौशल क्षेत्र पड़ा था, अब इसी वंश के जो शासक हो रहे हैं वो सब किस में आएंगे, दक्षिण कौशल के क्षेत्र में आएंगे, और उत्तर कौशल तो पहले से ही चल रहा था। तो ये कौशल अब बदलकर हो गया है दक्षिण कौशल। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको जो कौशल का क्षेत्र कौशल के अंतर्गत था वही अब दक्षिण कौशल के क्षेत्र कहलाने लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब उत्तर कौशल के राजा दशरथ होते हैं तो उसी समय दक्षिण कौशल के राजा होते हैं भानुमन, यानी ये भानुमन किसके वंश के हैं, इसी कौशल राजा के वंश के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दक्षिण कौशल के राजा होते हैं भानुमन।
तो यहाँ पर भानुमंत की एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है कौशल्या। तो कौशल्या का विवाह जो है उत्तर कौशल के राजा दशरथ से किया जाता है। ठीक है, ये कौशल्या का विवाह उत्तर कौशल के राजा दशरथ से किया जाता है और इनसे ही संतान की प्राप्ति होती है राम की। ठीक है, तो राम जो है यहाँ पर इस तरीके से राजा दशरथ के बेटे रहते हैं राम, राजा दशरथ और कौशल्या के, जिनका नाम रहता है राम। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब यहाँ पर भानुमंत की कोई भी बेटे नहीं रहते, जब भानुमंत की मृत्यु होती है तो उनका कोई बेटा ना होने के कारण जो है ये क्षेत्र भी चला जाता है राजा दशरथ के पास, यानी उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल दोनों का क्षेत्र चला जाता है राजा दशरथ के पास, क्योंकि भानुमंत का कोई बेटे नहीं रहता और उनकी पुत्री का विवाह राजा दशरथ से हुआ रहता है। इसी के लिए जो है यहाँ ये दक्षिण कौशल का क्षेत्र भी चला जाता है राजा दशरथ के पास। क्लियर है? अब इसके बाद क्या होते हैं, राजा दशरथ के बाद जो है राम को ये क्षेत्र प्राप्त होता है। ठीक है, राम को ये क्षेत्र प्राप्त होता है, ये आपको याद रखना है। और राम के बाद जो है जब कुश, राम के जो बेटे रहते हैं लव और कुश, तो कुश को जो है इसी दक्षिण कौशल वाला क्षेत्र जो है वो कुश को प्राप्त होता है। ठीक है, तो रामायण के उत्तरकांड से ये जानकारी मिलती है, रामायण के उत्तरकांड से हमको ये जानकारी मिलती है कि जो दक्षिण कौशल वाला क्षेत्र जो था वो कुश को प्राप्त हुआ था और कुश ने अपनी राजधानी बनाई थी कुशावती, जो कि विंध्य क्षेत्र में फैली हुई थी। ठीक है, विंध्य क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में कुशावती नगर था, उसको राजधानी बनाया था कुश ने। तो ये जानकारी हमको मिलती है कहां से, रामायण के उत्तराखंड से। ठीक है, या रामायण के उत्तरकांड से बोलते हैं। तो आपको याद रखना है रामायण के उत्तरकांड से हमको जानकारी मिलती है कुश की, कि कुश जो है वो दक्षिण कौशल के आसपास का क्षेत्र कुश के पास था और उत्तर कौशल के आसपास का क्षेत्र लव के पास था। ठीक है, तो राजधानी कुशावती विंध्य के तल के पास पे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जब राम जी का स्वर्गवास होता है तो स्वर्गवास होने की जानकारी जैसे ही कुश को मिलती है तो कुश अपनी राजधानी कुशावती को छोड़कर अयोध्या चले जाते हैं। ठीक है, अयोध्या चले जाते हैं। ये जानकारी हमको मिलती है कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम से। तो रघुवंशम से हमको ये जानकारी मिलती है जब राम जी का स्वर्गवास होता है तो उस समय कुश जो है अपनी राजधानी कुशावती को छोड़कर अयोध्या चले जाते हैं। ठीक है, जो कुश का एक वंश रहता है जो दक्षिण कौशल के क्षेत्र में कार्य कर रहा है या दक्षिण कौशल के क्षेत्र में उनका राज रहा है, तो उसी कुश के वंश परंपरा में एक शासक बनते हैं जो इस वंश के अंतिम शासक भी कहलाते हैं, वो है नग्नाजित। तो नग्नाजित जो है ये कुश के वंश के ही थे। ठीक है, तो नग्नाजित जो है अंतिम शासक रहते हैं इस क्षेत्र के और ये जो है पांडवों के, महाभारत के पांडवों के समकालीन थे। ठीक है, तो नग्नाजित जो है आपको याद रखना है कि कुश की जो वंश परंपरा थी उसके ही अंतिम शासक जो थे वो थे नग्नाजित। ठीक है, जो कि महाभारत के पांडवों के समकालीन थे और यहाँ पर जो है यहाँ पर इनकी राजधानी जो थी वो थी कोसलापुरी। कोसलापुरी जो है वो इनकी राजधानी थी। क्लियर है? इसके बाद जो है महाभारत काल में भी कौशल के राजा बृहदबल का उल्लेख मिलता है। कहीं कहीं पे महाभारत में भी कौशल का राजा का उल्लेख मिलता है, वो है बृहदबल। लेकिन इतिहासकार ये अभी तक नहीं जानकारी प्राप्त हो पाई है कि ये कौशल यही छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र था कि नहीं था। लेकिन क्योंकि कौशल का राजा बृहदबल लिखा हुआ है तो इसलिए हमको इसको पढ़ना पड़ेगा कि कौशल का राजा बृहदबल था महाभारत के काल में। ऐसी जानकारी हमको महाभारत से मिलती है, लेकिन इतिहासकार जो है इसमें मतैक्य की स्थिति में नहीं, यानी उनका एक ही सभी ये नहीं बोल रहे, सब अलग अलग बोल रहे हैं। क्लियर है? इसके अलावा आपको एक चीज और बता दूं कि अवदान शतक जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है, अवदान शतक में भी जो है इसमें ये बताया गया कि प्रसेनजीत और कौशल के नरेश का एक बार युद्ध होता है। प्रसेनजीत और कौशल के नरेश का युद्ध होता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध जो रहते हैं वो इस युद्ध को शांत करवाते हैं। उसके बाद कौशल नरेश जो है वो गौतम बुद्ध को यानी महात्मा बुद्ध को अपने क्षेत्र में आमंत्रित करते हैं। उसके बाद जो है ये 3 से 4 महीने गौतम बुद्ध जो है वो कौशल के क्षेत्र में रुकते हैं। तो जब ये यहाँ जाते हैं, गौतम बुद्ध कौशल के क्षेत्र में आते हैं, तो यहाँ पर जो कौशल क्षेत्र के शासक रहते हैं वो उनको 1000 वस्त्र को समर्पित करते हैं और वो वस्त्र सब कोसे से बने होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि छत्तीसगढ़ उस समय, छत्तीसगढ़ का आसपास का क्षेत्र आज भी देखिए कोसा वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो उस समय भी वो क्षेत्र कोसा वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था और गौतम बुद्ध को उन्होंने कोसा के वस्त्र दिए थे। तो इसी के कारण जो है कोसा इतना प्रचलित हुआ यहाँ का कि इस क्षेत्र को कौशल कहा जाता था उस समय। तो ये भी माना जाता है कि कोसा वस्त्र की अधिकता के कारण जो है इस क्षेत्र को कौशल कहा गया। ठीक है, तो आपको ये भी एक याद रखना है कि कोसा वस्त्र के कारण भी कौशल कहा गया, ऐसा मानते हैं इतिहासकार।
इसके बाद जो है रतनपुर के कलचुरी शासक, रतनपुर के कलचुरी शासक जाजल देव प्रथम का जो एक अभिलेख प्राप्त हुआ है रतनपुर अभिलेख, उसमें उन्होंने दक्षिण कौशल शब्द का प्रयोग किया है। तो जो रतनपुर के कलचुरी शासक थे जाजल देव प्रथम, उन्होंने अपने रतनपुर अभिलेख में दक्षिण कौशल शब्द का प्रयोग किया है। इसके अलावा समुद्रगुप्त के कवि हरिसेन, समुद्रगुप्त के कवि हरिसेन जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, उसमें उन्होंने इस क्षेत्र को कौशल कहा है। यानी उन्होंने ये कहा था कि जो मुख्य रूप से जो है समुद्रगुप्त के दक्षिण भारत जब अभियान होता है तो उस समय समुद्रगुप्त कौशल के क्षेत्र से होकर गुजरता है। उस समय कौशल के राजा जो रहते हैं वो महेंद्र रहते हैं, और जो मुख्य रूप से महाकांतर के राजा रहते हैं व्यागराज, उनको हराते हैं कौन? समुद्रगुप्त। तो इसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में मिला। ये हम आगे वाकाटक वंश पढ़ेंगे तब मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। तो उन्होंने इस क्षेत्र को कौशल कहा है। ठीक है, आपको याद रखना है कि उन्होंने इस क्षेत्र को कौशल कहा है। कौन? समुद्रगुप्त के कवि हरिसेन ने जो प्रयाग प्रशस्ति लिखी उसमें कौशल लिखा हुआ है। अगला देखते हैं जो एक इतिहासविद या पुरातत्वविद जो कि पुरातत्व से संबंधित कार्य करते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपनी रिपोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें इस क्षेत्र को महाकौशल कहा है। ठीक है, आपको याद रखना है कि महाकौशल शब्द ना तो हमको रामायण महाभारत कोई भी पुराणों में महाकौशल शब्द छत्तीसगढ़ के क्षेत्र के लिए प्रयोग नहीं हुआ है। केवल कनिंघम ने यहाँ पर इस क्षेत्र के लिए महाकौशल शब्द का प्रयोग किया है अपने इस रिपोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। तो उनका कहना था कि इस समय जो है एक परंपरा चल रही थी छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में कि सभी प्रमुख चीजों के नाम के सामने महाशब्द लगाते थे। जैसे नदी, बड़ी नदी है तो महानदी हो गया। ठीक है, गांव का नाम महासमुंद हो गया। ठीक है, राजाओं के नाम के आगे महाराजा धीराज, इस तरीके से महाशब्द लगने लगा। तो इसी तरीके से जो है कौशल के सामने महाशब्द उन्होंने जोड़ा और इस क्षेत्र को उन्होंने कहा कि इस समय वो महाकौशल कहा जाता होगा। ठीक है, तो यहां पर जो है कनिंघम ने अपनी रिपोर्ट में महाकौशल नामक शब्द का प्रयोग किया है। अगला देखते हैं, यहां पर आपको जो समुद्रगुप्त है यानी ये गुप्त वंश से संबंधित है ना, तो कभी आपसे पूछा जाए गुप्त वंश से संबंधित जो है उस समय छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था, तो कौशल। कहीं कहीं बुक में इसको महाकौशल भी लिख कर दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में वो कौशल शब्द ही है। अगला है एक और इतिहासकार या पुरातत्वविद जिनका नाम है टालोमी। टालोमी ने छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्र को अधिष्ट्री कहा है। अधिष्ट्री किसने कहा है? टालोमी ने कहा है। उनका मानना था कि ये जो क्षेत्र था वो अधिष्ठान पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित है, इसी के लिए इस क्षेत्र को उन्होंने अधिष्ट्री कहा है। तो आपको याद रखना है कि टालोमी ने छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्र को अधिष्ट्री के नाम से कहा है। अगला है राय बहादुर हीरालाल। राय बहादुर हीरालाल ने इस क्षेत्र को चेदीसगढ़ कहा है। चेदीसगढ़ का है क्योंकि यहां पर उनका मानना था कि चेदी वंश के राजा यहां पर रहते थे, इसी के लिए राय बहादुर हीरालाल ने इस क्षेत्र को चेदीसगढ़ कहा है। और यही चेदीसगढ़ आगे चलकर अपभ्रंश होकर छत्तीसगढ़ कहलाने लगा। ठीक है, तो ये चेदीसगढ़ किसने कहा है? राय बहादुर हीरालाल ने कहा है, क्योंकि यहाँ पर चेदी वंशी राजा यानी है वंशी राजा, कलचुरी काल के राजा यहाँ पर निवास करते थे, इसी के लिए इसको चेदीसगढ़ कहा है। अगला हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कहां पे हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि के दरबारी थे दलराम राव या दलपत राव इनका बोला जाता है, जिन्होंने 1494 में अपनी जो रचना थी, कविता थी, उसमें छत्तीसगढ़ काव्य में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। कई बुक में 1496 लिख कर दिया है, कई बुक में 1497 लिख कर दिया है, कई बुक में 1494 लिख कर दिया है। तो इसमें भी जो है अलग अलग वर्ष का उल्लेख मिला है, लेकिन मेरे पास जो 2-3 बुक मैंने देखा उसमें 1494 लिखा है। जैसे ठाकुर प्यारेलाल की जो बुक थी जो प्राचीन छत्तीसगढ़, उसमें जो है यहाँ पर 1496-97 लिखा है। तो हिंदी ग्रंथ एकेडमी की 3-4 बुक में अलग अलग वर्ष मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ 1400 ऑप्शन में अगर कोई एक ही आएगा, अगर ऑप्शन में 2-3 आ रहा है तो ये डिलीट होने वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि बस इतना, खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि के दलराम राव 1494 में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सल्तनत काल में छत्तीसगढ़ को क्या बोला जाए, मतलब इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था। तो सल्तनत काल जब चल रहा था तो ये क्षेत्र जो था वो खैरागढ़ वाला जो क्षेत्र है वो भी छत्तीसगढ़ के पार्ट है। तो सल्तनत काल में
जो इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ के नाम से ही जाना जाता था। ठीक है, तो सल्तनत काल में छत्तीसगढ़ शब्द क्योंकि प्रयोग हुआ है तो छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता होगा। गोपाल मिश्र ने, जो कि कलचुरी काल से संबंधित है, गोपाल मिश्र ने अपनी रचना खूब तमाशा में 1686 में इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ कहा है। तो खूब तमाशा 1686 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें गोपाल मिश्र ने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। बाबू रेवाराम ने अपने साहित्य विक्रम विलास में 1896 में जो है छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। तो बाबू रेवाराम ने अपने ग्रंथ विक्रम विलास में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग 1896 में किया। हस्तलिखित ग्रंथ है ये। वेंगलर का मत, अब एक और इतिहासकार पुरातत्वविद है वेंगलर का मत ये है कि महाभारत काल में जरासंध नामक एक व्यक्ति का जो है मतलब आक्रमण हो रहा था मथुरा के आसपास के क्षेत्र में। ठीक है, जरासंध का जो आक्रमण है वो मथुरा के आसपास के क्षेत्र में हो रहा था महाभारत काल में। तो उस मथुरा से 36 चर्मकार जो थे वो भागकर इस क्षेत्र में आ गए थे और वो 36 चर्मकार ने यहाँ पर आकर अपने अलग अलग 36 घर स्थापित किए, यानी हर का एक एक घर हुआ तो टोटल 36 घर हो गया। तो इसलिए उस क्षेत्र को उस समय 36 घर कहा जाता था और यही 36 घर आगे चलकर अपभ्रंश होकर छत्तीसगढ़ हो गया। क्लियर है? तो वेंगलर ने इस क्षेत्र को 36 घर कहा है और यही आगे चलकर छत्तीसगढ़ हो गया, ये माना जाती है, वेंगलर बोलता है। और उनका मत यह है कि ये 36 घर के कारण ये छत्तीसगढ़ कहलाया। अब हम देखते हैं जब कलचुरी काल चल रहा था तो कलचुरी काल में क्या हुआ, हमने देखा था कि रतनपुर के कलचुरियों की एक शाखा अलग होकर रायपुर में बसती है। तो यहाँ पे दो शाखाएं हो जाती, रतनपुर की कलचुरी शाखा और उसकी लहुरी शाखा यानी छोटी शाखा रायपुर में बसती है, जिसको रायपुर के कलचुरी कहा जाता है। तो ये दोनों को अंतर कैसे किया गया कि रायपुर के कलचुरियों के पास ये गढ़ होंगे, रतनपुर के कलचुरियों के पास ये गढ़ होंगे। तो उसके लिए डिसाइड किया गया सीमा रेखा शिवनाथ नदी को। तो जो शिवनाथ नदी के उत्तर में जितने गढ़ स्थित थे वो गए रतनपुर शाखा के अंतर्गत और दक्षिण में जितने गढ़ स्थित थे वो गए किसके अंतर्गत, रायपुर शाखा के अंतर्गत। तो गढ़ का मतलब होता था किला और गढ़ के अंतर्गत टोटल 84 गांव आते थे। हमने पहले भी मराठा काल में कहीं मैं आपको बताए हूं। ठीक है, तो यहां पर जो है गढ़ों के आधार पर, क्योंकि 18 गढ़ रतनपुर के अंतर्गत थे और 18 गढ़ रायपुर के अंतर्गत थे, तो टोटल 36 गढ़ थे। इसी के लिए इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ कहा जाता है, ऐसा भी माना जाता है। तो हम यहां पर ये इंपॉर्टेंट है हमारे के लिए, जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये गढ़ों का विभाजन जो है वो कौन सी नदी को सीमा रेखा मानकर किया गया। तो वो नदी थी शिवनाथ नदी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, तो रतनपुर शाखा यानी शिवनाथ नदी का उत्तर का क्षेत्र के अंतर्गत 18 गढ़ और शिवनाथ नदी के दक्षिण के क्षेत्र के अंतर्गत 18 गढ़। तो यहां पर हम ये देख लेते हैं रतनपुर शाखा के अंतर्गत कौन से गढ़ आते थे और रायपुर शाखा के अंतर्गत कौन से गढ़ आते थे। ये पेपर में आता है क्वेश्चन, आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा गढ़ रतनपुर शाखा के अंतर्गत था या नहीं था। ऑप्शन में 1 2 3 3 2 1 इस तरीके का ऑप्शन देता है। तो हम देखते हैं रतनपुर शाखा के अंतर्गत मेरा सुझाव ये है कि आप कोई भी एक शाखा के गढ़ों को याद कीजिए, 18 गढ़ को। तो जो बाकी एक गढ़, मान लीजिए आप एक शाखा के याद किए हैं, तो जो दूसरी शाखा का होगा तो आप वैसे ही पहचान लोगे क्योंकि आप पढ़े नहीं रहोगे, और जो आप पढ़े रहोगे वो आपको वैसे ही पहचान आ जाएगा। क्योंकि अधिकतर पेपर में क्या होता है कि आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा गढ़ रतनपुर शाखा के अंतर्गत नहीं था, तो 3 ऑप्शन यहां से देगा और चौथा ऑप्शन रायपुर वाले से देगा। क्योंकि आप 3 पढ़े रहोगे, मान लीजिए आपने रतनपुर पढ़ा तो आप 3 पढ़े रहोगे तो एक पहचान लोगे कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो वैसा भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको याद करना है तो आप छत्तीसगढ़ पूरे याद भी कर सकते हो। मेंस में भी एक बार पेपर में पूछा गया है। तो रतनपुर शाखा के उत्तर के अंतर्गत आता था जो गढ़ रतनपुर, मारो, विजयपुर, खरौद, कोटगढ़, नवागढ़, सोंठीगढ़, पंडरभट्टा, सेमुरियागढ़, मदनपुर जो कि चांपा जमींदारी के अंतर्गत आता था, मदनपुर, लाफागढ़, कोसंगईगढ़ जो कि छुरी जमींदारी के अंतर्गत आता था, ओखरगढ़, मातिनगढ़, उपरोड़ा, करकरी जो बघेलखंड के आसपास के क्षेत्र में पड़ता था, करकरी को करकट्टी भी कहा जाता था, फिर है केंदागढ़ और आखिरी है पिंडरागढ़ जिसको कंडरी भी कहा जाता था। तो ये है 18 गढ़, रतनपुर, मारो, विजयपुर, खरौद, कोटगढ़, नवागढ़, सोंठीगढ़, पंडरभट्टा, सेमुरियागढ़, मदनपुर, लाफागढ़,
कोसंगईगढ़, ओखरगढ़, मातिनगढ़, उपरोड़ा, करकरी, केंदागढ़ और पेंड्रागढ़ या कंडरी, इनको कहा जाता था रतनपुर शाखा के अंतर्गत 18 गढ़। अब हम देखते हैं रायपुर शाखा के अंतर्गत जो शिवनाथ नदी के दक्षिण में स्थित गढ़ है वो कौन कौन से हैं, तो है रायपुर, पाटन, सिमगा, सिंगारपुर, लवन, अमोरा, दुर्ग, सरदा या शारदा बोलते थे, सिरसा, मोहदी, खल्लारी, सिरपुर, फिंगेश्वर, राजिम, सिंघनगढ़ या सिंगनगढ़ भी बोलते थे, सुवरमार, टेंगनागढ़ और एकलवार। एकलवार को अकलतरा यानी एकलवार का मतलब अकलतरा या इसको अकलबाड़ा भी बोलते थे, तो एकलवार को अकलबाड़ा, अकलतरा एक ही है। तो फिर से मैं 18 बता दूं, रायपुर, पाटन, सिंगारपुर, लवन, अमोरा, दुर्ग, सरदा, सिरसा, मोहदी, खल्लारी, सिरपुर, फिंगेश्वर, राजिम, सिंघनगढ़, सुवरमार, टेंगनागढ़ और एकलवार या अकलतरा या अकलबाड़ा। तो आप अगर देखेंगे इसमें तो आपको जो रायपुर शाखा के अंतर्गत जो नाम है वो कहीं ना कहीं सुने हुए नाम है, तो आपको रायपुर शाखा के जो गढ़ है वो आसानी से याद हो सकते हैं। इसमें कई जो नाम है वो आपके सुने सुने नहीं रहेंगे, आपको इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ ही नाम जो है आप जान रहे होंगे, जैसे लाफा जान रहे हैं, उपरोड़ा जान रहे हैं, पेंड्रा जान रहे हैं, नवागढ़, तो ये खरौद, ये सब कुछ नाम है जो आप जान रहे हो। इस वाले में ज्यादा नाम जो है आपके सुने सुने हैं। तो आप जो है ये दोनों में से आपकी मर्जी, आप जिसको याद करके क्वेश्चन सॉल्व करना चाहे आप कर सकते हैं। पेपर में इससे एक आध क्वेश्चन आजकल पेपर में बन रहे हैं, तो आप इसको 18 गढ़ को याद कर लीजिएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।